हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य तथा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, या फिर चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ठीक है। बाकी अगर पूछा जाए कि ये कब आई थी, ये समिति कब बनाई गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये समिति थी 1990 का। ठीक है, 1990। नेक्स्ट है संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक का वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो कितनी है। 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है कि उसका मतलब अर्थ ये होता है कि जनता के द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि PM है, CM है, ये सभी हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इन लोगों को चुनाव किया जाता है। ठीक है। लेकिन बात करें वही लोकसभा स्पीकर के बारे में, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के बारे में, तो ये यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, जनता के द्वारा यहाँ पे चुना नहीं जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है। सवाल है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है। 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन या 30 दिन। ध्यान रखना है 7 दिन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। सवाल है कि हमारे देश की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है या उसे उन्हीं के अनुसार है। ठीक है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन। भारत का निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। ये परामर्शदर्शी संस्थाएं हैं, ये संविधानेतर संस्थाएं हैं, ये विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, बात करें हम निर्वाचन आयोग का, सर्वोच्च न्यायालय का, संघ लोक सेवा आयोग का यानी कि UPSC, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का, ये सभी जितने भी कार्यालय जैसे संस्थाएं हैं ये सभी में जो लक्षण है वो एक जैसा लक्षण ये है कि ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। सवाल ये है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सवाल है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। KVK सुंदरम, सुकुमार सेन, SP सेन शर्मा, T स्वामीनाथन। सही आंसर होगा सुकुमार सेन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो याद रखना है आपको VS रामा देवी। ठीक है, क्या नाम था उनका, VS रामा देवी। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, रामा देवी। ठीक है ना।
बात करें प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखना आपको सुशील चंद्रा। ठीक है, कौन है? सुशील चंद्रा है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है। ठीक है, और इनका कार्यकाल देखेंगे 13 अप्रैल 2021 से ये अभी तक नियुक्त हुए थे और अभी तक ये बने हुए हैं। ठीक है, और अगर महिला के बारे में पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो ये थी रमा देवी। बस ये याद रखना है आपको। और पहला कौन था, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्र थे, सुशील चंद्र हैं। और इससे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, इसके बाद बने सुशील चंद्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बात करेंगे तो यहाँ पे एक सवाल और भी आ सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाए। ठीक है, उम्र अगर 65 वर्ष आ जाए हो जाए तो ये हो सकता है, या तो 6 वर्ष। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी की नियुक्ति 62 साल में हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो 3 साल तक ही कार्यकाल में रहेंगे, 62, 63, 64, 65, यानी कि 5-4 साल। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यदि रहता है कोई, किसी की नियुक्ति होता है 55 साल में, तो इसका मतलब है कि 55, 5-7 साल तो 5 साल पूरा 6 साल, यानी कि 61 तक कार्यकाल पूरा करेंगे वो, 6 साल पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सवाल है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने की जो अधिकार है किसको प्राप्त है? तो सिंपल है, नियुक्ति करने का अधिकार अगर यदि राष्ट्रपति को है तो उन्हें बर्खास्त करने का या पदच्युत करने का, पद से हटाने के जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का जो वर्ष है वो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, या फिर हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, या भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या फिर लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा कि 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो बने थे वहाँ से, तो उसको ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? सवाल है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988, 1989, 1990 या 1991? सही आंसर होगा 1989, 1989। ठीक है, 1989 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1989 में जो मतदान करने की जो आयु सीमा थी 21 वर्ष, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? ध्यान रखना है, चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन का अधिकार है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 में है। ठीक है, 324। ठीक है, 324 आर्टिकल में देखेंगे कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं?
ठीक है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा जो प्रेजेंट में हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और बात करें इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे ओपी रावत। ठीक है, और इससे पहले थे अचल कुमार ज्योति। ठीक है, और एस एम गिल के बारे में मुझे शायद याद नहीं है ये कब के थे। चलिए छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे याद रखना आप लोगों को सुशील चंद्रा जो हैं ये अभी प्रेजेंट में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील अरोड़ा इससे पहले थे, यानी कि 23वें कह सकते हैं आप। ठीक है, और उससे पहले जो थे ओम प्रकाश रावत थे, और उससे भी पहले देखेंगे कि अचल कुमार ज्योति बने हुए थे। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अचल कुमार ज्योति कितने नंबर पर थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, केवल राज्यपाल। बी ऑप्शन में है राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। सी में है केवल राज्यपाल के द्वारा। और डी में है जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, पहला दिया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, और डी में दिया है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, यानी सिफारिश करना, ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। ठीक है, ये राज्यपाल, आप देखते हैं राष्ट्रपति को क्या करते हैं, ये वो संस्तुति मतलब उनको दिखाते हैं कि यहाँ पे किसी राज्य में यहाँ पे जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा डगमगा गई है, तो थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो उनके सजेशन पर, राज्यपाल के सजेशन पर राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ना कि ये आपका इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ एडवाइस देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की गई थी? निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की गई थी? 1965, 1971, 1980 या फिर 1991? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1971। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? ठीक है, पिछला एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल होता है, रसायन होता है, जो कि उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में उंगली में से लगाई जाने वाली स्याही में ये मिलाया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है, सवाल है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ठीक है, तो पहला दिया है मतदाता सूची के निर्माण से, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, ये गलत है, इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें संसद तथा राज्य विधान सभा में सीटों के आवंटन से, तो ये सही है। और फोर्थ में दिया है निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से, ये भी सही है। सिर्फ यहाँ पे दूसरा जो दिया है राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, ये इसमें शामिल नहीं है जन प्रतिनिधि अधिनियम में। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, अर्थात 1, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है?
राज्यपाल पर, मतदाताओं पर, राजनीतिक दलों पर या निर्वाचन आयोग पर? सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग पर। ठीक है, नेक्स्ट है 21 सवाल है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? सवाल है कि बताना है किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक तो ये तो है ही है, ठीक है, तारकुंडे समिति। ठीक है, इस बात पे आपको याद रखना है इंद्रजीत गुप्ता समिति और साथ साथ दिनेश गोस्वामी समिति। ये तीनों ने देखेंगे, आप तीनों देखेंगे कि निर्वाचन सुधारों में कुछ ना कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किन चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं, नोटा, ठीक है, नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? भारत में निम्नलिखित में से किन चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, राज्य विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में? तो ध्यान रखिएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव हो, इन दोनों में आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा का चुनाव और विधानसभा परिषद का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विधान परिषद और राज्यसभा में जो चुनाव होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, जनता उसमें सीधे भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिसमें जनता सीधे भाग लेते हैं उसमें आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला दिया है यहाँ पे राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में तो भाग लेते ही हैं, ये बिल्कुल सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। और ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये गलत है। सिर्फ सदस्यों के हित में काम नहीं करते हैं, ये देखेंगे कि ये जनता के लिए भी काम करती हैं, जनता के लिए तो काम करती हैं। ठीक है, भले आज के डेट में देखा जाए तो ये लोग सिर्फ रियलिटी या देखा जाए तो आजकल के जो सदस्य हैं राजनीतिक दल जो है वो अपने सदस्य के लिए हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं, नहीं यार खुद के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जो संविधान में कहता है वो उसने ये कहता है कि वो केवल अपने सदस्यों के लिए हित में कार्य नहीं करते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 24 नंबर, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी यानी वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप बताना कि क्या होगा? ठीक है, वीवीपैट जो था ना इसके बारे में बताना है आपको यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये होता क्या है ना कि जैसे वोट जो होता है तो वोट में डालने के बाद देखेंगे कि वहाँ से एक पर्ची भी निकलता है। ठीक है, तो उस पर्ची और जो है वोट काउंटिंग हुआ है तो वो दोनों फिर जब पता चलता है कि अगर संदेह हो कि वोट में आगे पीछे हुआ है, मान लेते हैं कि वहाँ पे पता चल रहा है कि वोट वहाँ 100 का काउंटिंग हो रहा है और वहाँ पता चला कि नहीं वहाँ तो वोट तो 50 ही पड़ा था या उससे ज़्यादा पड़ा था, तो हम क्या करते हैं जो पर्ची हुआ था उससे मिलान करते हैं कि क्या वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर तो ठीक है, अगर आगे पीछे है पर्ची कुछ बता रहा है आपका रिजल्ट वहाँ पर कुछ और बता रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ धांधली हुआ है। ठीक है, तो ये वीवीपैट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो परिसीमन का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ना उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है यानी कि वही कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग मतलब होता है कि सीमा निर्धारित करना। ठीक है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारित करना ये मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और उसका अध्यक्ष भी कौन होगा परिसीमन आयोग का? तो ये होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। आज का अंतिम प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, बाकी जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ज़्यादातर कैसे देखेंगे आप, अगर नहीं याद रख पाता है तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो नियुक्ति करते हैं वही अगर त्यागपत्र देना हो तो उन्हीं को देंगे। ठीक है, लगभग केसेस में देखेंगे कि जो नियुक्ति कर रहे हैं जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं तो वो इस्तीफा भी किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे। अगर नियुक्ति अगर राज्यपाल कर रहे हैं तो अगर ये त्यागपत्र देना होगा तो कौन देंगे?
किसको देंगे, तो राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं थोड़ा रिलेट करके। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 MCQ जो हमने इस चैप्टर में, अध्याय में, इस वीडियो में देखा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।